नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के उस बयान की जिसमें उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के लिए अपने अंदर पल रही बेपनाह मोहब्बत को सरेआम बना किया। ओम प्रकाश राजभर ने माफिया मुख्तार अंसारी को न सिर्फ गरीबों का मसीहा करार दिया बल्कि यह भी दावा किया कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से योगी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं भाजपा ने ओपी राजभर के आरोपों पर पलटवार किया है। ओपी राजभर को मुख्तार में मसीहा दिखता है। कि गरीब उसको मसीहा मानता है, तब उसको 5 बार लगातार एमएलए बना रहा है वहाँ उस क्षेत्र की जनता। अगर वो जनता की निगाह में माफिया होता तो फिर वो एमएलए नहीं बन सकता था। माफिया मुख्तार को लेकर मायावती पर सीधा हमला। जब मायावती जी की पार्टी ज्वाइन किए तो मायावती जी ने मंच से कहा कि मुख्तार माफिया नहीं, गरीबों का मसीहा है। जब उनका काम खत्म हो गया तो माफिया दिखने लगा। मुख्तार के लिए योगी सरकार से जंग। कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं जरा सूची जारी करे। खाली जाति और धर्म चिन्ह करके कार्रवाई करना ये अन्याय है। बुलडोजर को लेकर यूपी सरकार पर तंज। सूची जारी करके सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ, एक समान कार्रवाई करो तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आप जाति और धर्म चिन्ह के कार्रवाई करते हो, उस नाते उंगली उठाता है। ओपी राजभर का लखीमपुर कांड वाला दांव। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब उस पर कार्रवाई हुई है। और 120B का मुलजिम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री लखनऊ आते हैं, एक मंच पर होते हैं और दूरबीन से देखते हैं इसे। अपराधी नहीं दिखाई देते ना, बगलिए में तो था टेनी। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद लौटे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक सुर में माफिया मुख्तार अंसारी का महिमा मंडन कर डाला। कह दिया कि माफिया मुख्तार से उनकी दोस्ती 19 साल पुरानी है और यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को सिर्फ उसके धर्म की वजह से परेशान कर रही है। ओपी राजभर की माने तो मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल से लेकर अवध तक प्रभाव है, जहां पर गरीब उसे अपना मसीहा मानते हैं। मुख्तार अंसारी जी से हमारी दोस्ती 19 साल से है। जब मैं मिनिस्टर था तब भी मैं बादा जेल जब जाता था मिलने, उस समय रोपण वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, फिर रोपण गए तो रोपण भी मैं जाता था मिलने। आगरा थे तब भी, लखनऊ जेल में थे तब भी, तो हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। और जब से मैं पार्टी बनाया तब से हम लोग मिलके चुनाव लड़ने का उनका एक अलग प्रभाव है। पूर्वांचल के साथ साथ मध्यांचल में भी उनको चाहने वाले बहुत से लोग हैं। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई का जो हंटर सूबे की योगी सरकार चला रही है, उसे लेकर ओम प्रकाश राजभर ने लखीमपुर कांड को हथियार बना लिया और आरोप लगाया कि लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसे लेकर योगी सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब उस पर कार्रवाई हुई है। और 120B का मुलजिम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री लखनऊ आते हैं, एक मंच पर होते हैं और दूरबीन से देखते हैं इसे। अपराधी नहीं दिखाई देते ना, बगलिए में तो था टेनी। अगर वहीं कोई पत्रकार होता, कोई किसान होता, कोई नौजवान होता, कोई गरीब होता, कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता तो तत्काल जेल में कर देते। आप पहले उसको हटाओ, इस्तीफा दिलवाओ। जो जांच है वो प्रभावित कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने एक तरफ भाजपा पर आरोपों की बौछार की तो दूसरी ओर उन पर पलटवार का जिम्मा संभाला योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर की मऊ में हुई रैली पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की माफियाओं के साथ मिली भगत के जरिए ही मऊ में रैली का आयोजन किया गया और ओम प्रकाश राजभर प्रदेश के माफिया गुंडों की दलाली करते हैं। एक तरफ तो पिछड़ों की बात करते हैं, दूसरे तरफ माफियाओं की राजनीति की दलाली करते हैं ऐसे लोग।
इनके पास समाज का कोई एजेंडा नहीं है, समाज का कोई मुद्दा नहीं है। इनकी राजनीति बस यहां तक सीमित है कि कैसे मुख्तार अंसारी जैसे लोग जीत के जाते रहें, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ता रहे। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से सरेआम माफिया मुख्तार अंसारी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उससे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या समाजवादी पार्टी भी आने वाले चुनाव में मुख्तार अंसारी का समर्थन करेगी। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जब शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी और उनके भाइयों की पार्टी का सपा में विलय कराने की कोशिश की थी तो अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया था। वहीं हाल में सुभाषपा के साथ गठबंधन करने वाले अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी को लेकर अब तक चुप्पी साध रखी है, जबकि ओपी राजभर पर मुख्तार प्रेम को लेकर भाजपा जहां हमला बोल रही है तो वहीं अखिलेश यादव को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। लगातार बवंडर मचा हुआ है और इन सब के बीच यूपी विधानसभा चुनाव करीब है, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे भी जारी। इसी कड़ी में सीएम योगी समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय के चल रहे काम का जायजा लिया और यहां पर यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में विकास की नई इबारत गढ़ी, जिसका फायदा सूबे के हर तबके, धर्म और संप्रदाय के लोगों को मिल रहा है। वैसे तो आजमगढ़ जिले का नाम समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किलों में शुमार होता है, जहां पर 2017 की प्रचंड मोदी लहर के बीच भी 9 में से 5 सीटों पर सपा ने कब्जा किया था। 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई थी। लेकिन अब 2022 के चुनाव से पहले सीएम योगी ने सपा के इस मजबूत गढ़ में भी सेंध लगाने के लिए कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत आजमगढ़ में 13 दिसंबर को राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने खुद राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए चल रहे काम का जायजा लिया और अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी ने दावा किया कि आजमगढ़ में बनने वाला ये राज्य विश्वविद्यालय जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भौतिक विकास के और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के एक नए प्रतिमान रचेगा। अब आपको उस राज्य विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिसका शिलान्यास खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को करने वाले हैं और इस विश्वविद्यालय के जरिए भाजपा भी विकास के बड़े दावे कर रही है। आजमगढ़ के आजम बांध यशपालपुर इलाके में नया राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है। 13 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह इसका शिलान्यास करेंगे। ये विश्वविद्यालय आजमगढ़ मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। इस राज्य विश्वविद्यालय को गाजीपुर हाईवे से जोड़ने की योजना है। 9 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। 52.27 एकड़ जमीन में कुलपति आवास और छात्रावास बनाए जाएंगे। आजमगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला माना जाता है। राज्य विश्वविद्यालय बनने से यहां पर शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। आजमगढ़ में बनने वाले इस राज्य विश्वविद्यालय के जरिए सीएम योगी एक तीर से 2 शिकार करेंगे, जहां पर इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के जरिए वो जिले के लोगों को उच्च शिक्षा की बेहतरी का संदेश देंगे, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, जिसका इस इलाके पर लंबे अरसे से दबदबा रहा है। आजमगढ़ दौरे पर आए सीएम योगी ने हालांकि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला तो नहीं किया, लेकिन विकास की बात करके अपने मंसूबे जरूर साफ कर दिए। आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और बहुप्रतीक्षित विश्वविद्यालय निर्माण से संबंधित कार्रवाई अब मूर्त रूप लेने जा रही है। आजमगढ़ कई दशकों से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है
लेकिन अब सीएम योगी विकास की सियासत के जरिए विरोधियों की बिछाई सियासी बिसात पर ही उन्हें पटकनी देने की तैयारी में जुट गए। सीएम योगी का दावा है कि जिस तरह से आजमगढ़ के कायाकल्प के लिए विकास के काम हो रहा है, उसका फायदा निचले पायदान पर बैठे हर शख्स तक पहुंचेगा। वहीं ये भी तय है कि इन सारे कामों का जिक्र भाजपा नेता अपनी चुनावी रैलियों में भी जरूर करेंगे, जिसका मकसद समाजवादी पार्टी के इस मजबूत गढ़ में सेंध लगाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो केदारनाथ धाम पहुंचे तो फिर से उनकी शिव भक्ति देखने को मिली। पीएम मोदी केदारनाथ में शिव साधना में तल्लीन दिखाई दिए। यहां पर उन्होंने देवभूमि को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, साथ ही लोगों को संबोधित किया। वहीं जहां पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के दौरान कई सियासी बात नहीं की, तो दूसरी ओर विपक्ष को इनकी इस यात्रा के पीछे सियासत की बदबू आ रही है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। केदारनाथ में पीएम मोदी की शिव भक्ति। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की शिव साधना। पीएम मोदी ने किया जय बाबा केदार का उद्घोष। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। देवभूमि को पीएम ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। शिव के धाम में पीएम ने किया श्री राम का गुणगान। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर पीएम मोदी की शिव साधना देखने को मिली, जहां पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी पूरी तरह शिव भक्ति में डूबे नजर आए। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इस दौरान शिव साधक के तौर पर बाबा केदारनाथ के दर पर माथा टेका। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया, जहां पर उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को याद किया। आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि में 2013 की त्रासदी के बाद जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, उसमें खुद ईश्वर का हाथ है। उन्होंने कहा कि लोग सवाल किया करते थे कि ये सब ठीक कैसे होगा, लेकिन उनका मन कहता था कि बाबा भोले का दरबार फिर से गुलजार जरूर होगा। यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेन सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। एक सधे हुए शिव साधक की तरह ही पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में पूरी परंपरा के साथ पूजा अर्चना की और पहाड़ के लोगों को पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी वाला संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड से होने वाले पलायन को रोकना है और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहाँ वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब
पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है, मान के चलिए साथियों। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी की तरह उत्तराखंड भी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड का दौरा किया था और यहां से उन्होंने भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज किया था। वहीं इसके बाद पीएम मोदी का केदारनाथ धाम पहुंचना भी भाजपा के चुनावी अभियान को बड़ी ताकत देने वाला है, क्योंकि शुरू से ही पीएम मोदी की बाबा केदार की भक्ति से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। और ये भी सच है कि बाबा केदारनाथ के धाम में पीएम मोदी ने जिस तरह से विकास का संकल्प लिया था वो अब पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दीपावली के त्योहार की चमक पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने फीकी कर दी थी, लेकिन आम लोगों के इस दर्द पर केंद्र सरकार ने मरहम लगाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती करने का फैसला लिया। वहीं योगी सरकार इस मामले में एक और कदम आगे बढ़ गई है और केंद्र की कटौती के अलावा भी पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। रोशनी के पर्व दीपावली की चमक फीकी न पड़ जाए, इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम पर लिए जाने वाले वैट में कटौती कर उन तमाम लोगों को मुस्कुराने की वजह दे दी है जो कि लंबे अरसे से महंगे पेट्रोल और डीजल की मार झेल रहे थे। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रहे इजाफे की वजह से लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और पिछले लंबे वक्त से तेल के दाम में कटौती की मांग जोर पकड़ रही थी, जिसके बाद सरकार ने भी लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए तेल के दाम में कटौती कर दी है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कितनी राहत दी है। दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर कटौती का ऐलान किया था, जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान केंद्र की ओर से किया गया था। ये कटौती पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दर में कमी कर की गई। वहीं यूपी की योगी सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कमी की। योगी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वैट कम किया, वहीं डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वैट में कमी की, जिसके बाद लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 28 पैसे पर पहुंच गई। वहीं लखनऊ में डीजल का दाम 86 रुपए 80 पैसे पर आ गया। दिवाली के दिन लखनऊ में पेट्रोल 101 रुपए 5 पैसे का बिक रहा था, जबकि दिवाली के दिन ही डीजल लखनऊ में 87 रुपए 9 पैसे का बिक रहा था। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ की तरह ही तमाम शहरों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई, जहां पर अब लोगों को कम रेट में डीजल और पेट्रोल मिलने लगा है, जिससे लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। दिवाली पर पहले केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की। जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए कम किए, जिससे एक राहत मिली। लेकिन दूसरी राहत की किस्त योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को दी। पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए अपनी तरफ से, यानी जो राज्य सरकार का टैक्स था उससे कम किया और 12-12 रुपए डीजल पर भी पेट्रोल पर भी। अब अगर हम कहें तो जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम लग रही है और पेट्रोल डीजल दोनों अब सस्ते हो चुके हैं।